नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के लिए अभी तक हम आपको मॉडल पेपर करा रहे थे, तो उसी में अब सुपर टेट भी आपका शामिल हो गया है। परीक्षा अभी तक कोई प्रकार की घोषणा नहीं हुई है, पर प्रश्नों को साथ साथ में हम सुपर टेट के हिसाब से भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो उसी के अंतर्गत इससे पहले हमने मॉडल पेपर नंबर 7 के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे मॉडल पेपर नंबर 8 और इसके अंतर्गत बाल विकास यानी कि सीडीपी के जो है वो 30 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। ये विचार जो है किसके द्वारा जो है वो दिया गया था? चार ऑप्शन दे रखे हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, वॉटसन के द्वारा या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास जो है उनके द्वारा की जाने वाली जो त्रुटियां होती हैं उसको कम करने में मदद करता है। ये विचार था थॉर्नडाइक का और इसी के आधार पर इन्होंने प्रयास और त्रुटि वाला जो सिद्धांत है, पूछा भी जाता है किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक जो है इन्होंने ही दिया था। प्रयास और त्रुटि अधिगम के सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिवृद्धि। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन बुद्धि जो है वो सही हो जाएगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण में किया जाता था। इसका निर्माण किसने किया था? तो भाटिया नाम तो याद ही रहेगा, इसी से ही आगे सीएम और जोड़ लीजिए। सीएम भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया, इन्होंने किया था। कब किया था? तो 1955 में किया था। और इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बैटरी बुद्धि परीक्षण क्रिया परीक्षण समूह के नाम से। तीसरा प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित जो है वो होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। अब देखिए, कुछ शारीरिक विकलांगता है उनमें, बिल्कुल है। अब क्या उस विकलांगता को आप यहाँ पर कहेंगे कि पोलियोग्रस्त बच्चे? तो कभी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। बिल्कुल इस प्रकार से कभी भी जो है डिमोटिवेट नहीं करना है। सी कह रहा है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं या मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अब बताइए इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा बेहतर जो है वो होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे ये बुलाना किस प्रकार से औचित्य होगा, आप बताइए। तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। डी वाला सही होगा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी जो बैसाखी है उनका प्रयोग क्यों नहीं करते। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, चौथा है कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले जो बच्चे हैं उनको किस श्रेणी में जो है आप रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रतिभाशाली। ये जो बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, इनमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है टर्मन का। तो टर्मन के अनुसार ही आपको याद रखना है, वही यहाँ पर आंसर की बात करते हैं चारों ऑप्शन में से। तो आपका 140 से अधिक बुद्धि लब्धि जो है वो कहलाते हैं प्रतिभाशाली। तो आपका प्रतिभाशाली श्रेणी जो है इसमें रखा जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणाम पर केंद्रित होकर या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। तो बताइए शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो है ये सबसे बढ़िया होगी और यही आपका सही होगा। और जो शिक्षण है वो चार चरणों वाली प्रक्रिया होती है, योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन, इनसे होकर गुजरती है। बाकी यहाँ पर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। अगला है प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित जो चर्चा है उनमें उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना है
इस पर कठोर निर्देश देकर या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। अब कोहलबर्ग जो है इन्होंने धार्मिक शिक्षा की तो कोई बात ही नहीं की है। डी ऑप्शन बिल्कुल ही कट हो जाएगा। अच्छा, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अब नैतिक वर्ड ढूंढिए कहाँ है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, बस यही ऑप्शन सही होगा। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कोहलबर्ग के अनुसार, तो बस यही आपका सही होगा। सातवां प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक किसके अलावा इनमें से निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकते हैं? तो किसके अलावा मतलब किसको छोड़ करके? पहला कह रहा है मुक्त खेल के लिए समय देना। दूसरा कह रहा है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा कह रहा है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, या फिर मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तो बताइए, समस्या समाधान के संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा। शिक्षक इसके अलावा बाकी सभी जो हैं उसको करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकते हैं, परंतु जो सी वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसलिए आंसर होगा कि जो विद्यार्थी कोई कार्य कर रहे हो स्वयं से, तो उनसे परिपूर्णता की अगर आप अपेक्षा रख रहे हैं तो समस्या समाधान के लिए मजेदार कैसे बनेगी? तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। आठवां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला कह रहा है वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, नहीं लक्षण पूछा गया है। दूसरा कह रहा है वो जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन बातचीत करना, इसकी क्षमता रखता हो, तो ये तो आपका एक विशेषता है बुद्धिमान बच्चे का। तीसरा कह रहा है वो जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। अमूर्त मतलब काफी बार मैंने बताया है कि जो आपके समक्ष नहीं है, मूर्त रूप में नहीं है, उसके बारे में आप विचार कर सकें, सोच सकें, तो ये आपका तो सही है। तीसरा कह रहा है वो जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, यानी कि अलग-अलग वातावरण में अपने आप को ढाल सकता है, तो वो भी बुद्धिमान बच्चे की श्रेणी में आएगा। तो ये तीनों ही सही हैं। ए वाला बच्चे के लक्षण बुद्धिमान बच्चे के लक्षण नहीं है, इसलिए ए वाला सही होगा। क्योंकि जो लंबे निबंधों को जल्दी रट ले रहे, जिसकी रटने की क्षमता हो, रटंती विद्या देखिए सीटेट क्या कहता है, कभी सही नहीं होती। बस ए वाला ही यहाँ पर गलत है, जो कि आपका सही हो जाएगा। नवां प्रश्न कह रहा है व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण जो है वो क्या है? MMPI, वाक्य पूर्ण परीक्षण, रोसार्क परीक्षण या TAT? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट जो उपाय हैं उनका एक उदाहरण है आपका MPI। ये जो है पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। और व्यक्तित्व मापन की विधियों में आपकी प्रश्नावली, साक्षात्कार विधि, क्रिया परीक्षण विधि, प्रक्षेपण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, व्यक्तित्व परिसूची विधि ऐसी आती हैं। आपका पहला वाला ऑप्शन MMPI सही होगा। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? M से होगी मिनेसोटा, दूसरे M से होगी मल्टीफेजिक, P से होगी पर्सनालिटी और T से होगी, वैसे I है ना, T नहीं I, और I से होगी इन्वेंटरी। तो MMPI इस टाइप से जो है ये आपका टेस्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या जो है वो सत्य है? पहला कह रहा है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है। दूसरा कह रहा है बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। तीसरा कह रहा है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। तो चौथा कह रहा है बौद्धिक और कालानुक्रमिक आयु दोनों से ही प्रत्यक्षता संबंधित है। तो आंसर की बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? बुद्धि लब्धि के संदर्भ में सत्य है कि ये कालानुक्रमिक और बुद्धि लब्धि जो है इसका व्युत्क्रमानुपातिक संबंध होता है। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि लब्धि बराबर आप कहेंगे मानसिक आयु और बटे में आपकी कालानुक्रमिक आयु आएगी। तो इस टाइप से ये व्युत्क्रमानुपाती जो है वो संबंध को दर्शाता है। तो सी वाला आपका सही होगा, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। 11 प्रश्न देखते हैं। अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है स्किनर से, कोहलर से, पावलव से, थॉर्नडाइक से, कौन सा सही होगा? तो आप सभी जानते हैं क्या अनुबंधित सहज क्रिया जो है ये संबंधित है पावलव से। देखिए बहुत से नाम है इसके, इसी में ही आपका अनुबंधित सहज क्रिया भी आपको जोड़कर याद रखना है। और जो पावलव थे कहाँ के थे? तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे। याद भी मैंने बताया है कैसे कर सकते हैं आप।
पावलव में जो है पाला वर्ड आ रहा है। देखिए पाला, पाला किसको जाता है? कुत्ते को जाता है। तो पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। और कुत्ते से आप ये याद रख सकते हैं, कुत्ते के हो गई रूसी, और रूसी से आप याद रख सकते हैं कि ये रूस के थे। स्किनर ने क्या किया? स्किनर ने क्या किया? तो स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। कोहलर ने क्या किया? कोहलर ने भैया कहा कि अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, सूझ अचानक उत्पन्न होती है। थॉर्नडाइक भैया क्या करने गए थे? थॉर्नडाइक ने कहा प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली पर प्रयोग किया, सीखने के नियम दिए। 12 प्रश्न यहाँ पर सही क्या होगा? अनुबंधित वाला, सी वाला। 12 प्रश्न है, गोपाल अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें जो है वो पढ़ता है। इतना ही नहीं, गोपाल भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है। वो वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? मतलब बच्चा बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, कहने की आवश्यकता ही नहीं है। तो बताइए इनमें से सही कौन सा होगा? पहला कह रहा है कि आंतरिक रूप से वो अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। दूसरा कह रहा है तथ्य आधारित शिक्षार्थी है। तीसरा कह रहा है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। और चौथा कह रहा है आकलन आधारित शिक्षार्थी है। तो कौन सा सही होगा? तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जो बच्चा है उसको कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पढ़े जा रहा है। अब ऐसी स्थिति तब आती है जब आप अंदर से मोटिवेट हो। आपको कहने की जरूरत ना पड़े कि पिताजी आपके कहें भैया पढ़ ही लो, मम्मी कहें तो भैया पढ़ ही लो। तो वो वाली सिचुएशन ना आए जब आप खुद से अंदर से मोटिवेट होते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो चाहिए, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो शिक्षार्थी है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। प्रश्न यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से मिला हुआ है, ये पूछा गया है। दूसरा कह रहा है निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तीसरा कह रहा है क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। और चौथा कह रहा है पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण, टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देता नहीं कभी कभी आप देखते हैं कि मैच चल रहा है और एक विकेट गिरा, वहीं से ही सब बदल गया। वही यहाँ पर पूछा गया है कौन सा इनमें से सही होगा? तो सही इनमें से बी वाला होगा। क्या कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए जो मापक विश्लेषण है उनमें से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। तो ये आपका सही होगा, जो कि विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरीके से जो है वो मिला हुआ है। इसके माध्यम से आप कहेंगे कि मानसिक क्षमता के व्यापक और तार्किक इस्तेमाल को भी बताया गया, क्योंकि इतने सारे मापक है उसमें से उत्तम परिणाम जो है वो छांटना है। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? खेलने से, गायन से, लिखने से, बोलने से? कितनी बार मैंने आपको बताया है कि लक्ष्य यहाँ पर वर्ड आ रहा है, लक्ष्य साबुन लेकर कहीं ऐसे ऐसे आप कर देंगे तो लिखा हुआ जो होगा वो नहीं दिखाई देगा। तो जो लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा तो उससे आप चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो पढ़ने से संबंधित मुख्यता होती है, पर ऑप्शन में देखिए पढ़ना नहीं है। तो पढ़ना और लिखना दोनों ही आप इसमें रख लेंगे, सी वाला ऑप्शन सही होगा। पढ़ने लिखने की अक्षमता से डिस्लेक्सिया जो है संबंधित होता है। इसमें पीड़ित बच्चे को पढ़ने लिखने स्पेलिंग बोलने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न 15 है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त जो है वो करती है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता के लिए परामर्श दिया जा सकता है कि जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। घर पर उसके परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर जो है वो रोक भी लगाएं। ऐसे अधिकतर प्रश्न आप जो देख रहे हैं सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, पर आना आपको हर चीज चाहिए। हर तरीके से सोच विचार जब आप कर पाएंगे तो कैसे भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो प्रश्न को समझिए कि विद्यार्थी क्या कर रहा है, लगातार जो है निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है। मतलब पोजीशन उसकी अगर 100 बच्चे हैं 90 आ रही है, कभी 85 आ रही है, कभी तो 99 आ रही है, मतलब बहुत नीचे श्रेणी में आ रहा है। अब उसके अभिभावक को उसकी सहायता के लिए अगर आपको परामर्श देना है कि बच्चा सुधर सके, तो आप इनमें से क्या करेंगे? आप चीज़ों पर रोक कभी नहीं लगाएँगे, इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखिए। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल कट जाएगा। घर पर उसके परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें, ये अगर काम आप अभिभावक पर छोड़ रहे हैं तो फिर
आप क्या करेंगे? क्योंकि जब आप शिक्षक होते हैं ना तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो बी वाला ऑप्शन कट जाएगा। ए कह रहा है जो भली-भाँति शिक्षा नहीं ले पाए उनके जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें। अब जीवन संबंधी कठिनाइयों से आप बच्चे की रैंकिंग भला कैसे सुधारेंगे? तो ए वाला ऑप्शन यहाँ से भी उड़ जाएगा, बचेगा सी वाला कि अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अब घनिष्ठ संगति का मतलब क्या है? बच्चे का एक तो अटेंडेंस ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आएगा तो टीचर के संपर्क में रहेगा और उससे लाभ उसे मिलेगा और इससे आप परामर्श के तौर पर दे सकते हैं कि विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा आए, स्कूल में अपनी अटेंडेंस जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जिससे वो टीचर के संपर्क में रहे और जिससे उसकी रैंक जो है वो सुधरे। तो यही आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न कह रहा है आनुवांशिकता का डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, प्राथमिक, स्थिर, गौड़ या फिर गत्यात्मकता। बताइए कौन सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे लाइक से आपके। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर स्थिर जो है वो सही होगा। आनुवांशिकता का स्थिर सामाजिक संरचना जो है वो माना जाता है, क्योंकि कोई गुण जो होता है अनुवांशिकता से संबंधी वो प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता पिता से प्राप्त होता है और वो ऐसा नहीं कि आज है और कल उड़ गया, वो स्थिर होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। वातावरण से क्या होता है? वातावरण से उन जो भी प्राप्त होता है वो एक दिशा उसको मिलती है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। 17 प्रश्न कह रहा है अभिवृत्ति जो है वो है। 4 ऑप्शन है। पहला कह रहा है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। कोई ऑप्शन आज 4 पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस यही ऑप्शन सही होगा अभिवृत्ति के संदर्भ में। तो आप कहेंगे अभिवृत्ति क्या होती है? एक भावनात्मक प्रवृत्ति होती है। प्राप्त किससे होती है? अनुभव के द्वारा प्राप्त होती है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 18 प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं या फिर शिक्षक के बिना ही अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। बस ये तो ऑप्शन डायरेक्ट काट दीजिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हो चाहे जो हो, शिक्षक के बिना कैसे अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा? अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, पर प्रश्न में एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को करके पूछा गया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ये ज़्यादा सही है या ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो आप कहेंगे अधिगम निर्योग्य बिल्कुल गलत है, बी वाला ऑप्शन सही है। जो पहले से चीज़ें आती हैं तो उनको क्या होता है, एक ऐसा वातावरण चाहिए होता है कि उनको जो आ रहा है उससे और ज़्यादा वो आगे बढ़े, तो उसको भी ध्यान में रखना है। तो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है। यही आपका जो है वो सही होगा। जैसे बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनकी रुचि संगीत में है, खेल में है, हस्तकला में है, तो इनको अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता होती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। आप तो पढ़ाने में जुटे हैं, बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में भी है, जब वो ज़्यादा प्रतिभाशाली है, तो अलग-अलग क्षेत्र में भी इंटरेस्ट देखने को मिलता है। 19 प्रश्न है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है या उसमें आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है या फिर उसमें दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है या समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो कौन सा सही होगा? आप कहेंगे एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन जो है वो होता है। यही आपका सही होगा। ऑप्शन बी वाला जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं 20 प्रश्न कि किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय जो है वो दिया था? युंग ने, सलीवन ने, फ्रायड ने, एडलर ने। तो सामूहिक अचेतन का जो प्रत्यय है, संप्रत्यय है, वो दिया था युंग ने और इन्हीं के द्वारा आपको पता होगा किस क्या 3 प्रकार के बांटे गए थे, उभयमुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, जो व्यक्तित्व के आधार पर बाँटा गया था, उसको भी युंग-जुंग या कार्ल जुंग कहा जाता है, इन्होंने ही दिया था। बाकी युंग के अनुसार अचेतन मन, मन का एक हिस्सा होता है जो समाज, लोग और मानव जाति द्वारा अपने जो विचार हैं, अनुभव हैं, मैंने आपको याद होगा एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी जो है इसे बताया था कि अचेतन मन में क्या होता है, हमारी इच्छाएँ कौन-सी होती हैं, वो सारी चीज़ें कि अचेतन मन जो होता है, उसमें स्थिति कैसी होती है कि हमारे मन और व्यवहार में होता है, परंतु सामान्यतः हम प्रदर्शित नहीं होती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर युंग जो है वो सही हो जाएगा। 21 प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा?
तो बताइए को शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो आप कहेंगे ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन आपका सही होगा। शैक्षिक विकास में जो मूल्यांकन है उसका अर्थ। अगला देखते हैं आपका प्रश्न बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है निरंतर प्रयासों पर या फिर अंतर्दृष्टि पर या फिर अनुकरण पर या फिर परिपक्वता पर। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो आपका अधिगम बंडूरा के अनुसार आप कहेंगे अधिगम अनुकरण पर आधारित होता है। ये आपका सही हो जाएगा और बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, वो भी पूछा जाता है तो उसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 23 है सीखने की विशेषताएं हैं सार्वभौमिकता, निरंतरता, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सीखने की विशेषताओं में आपका योकम और सिम्पसन के अनुसार सीखना जो है उसमें सार्वभौमिकता भी आता है, निरंतरता भी आता है। ए और बी दोनों ही आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। सीखना परिवर्तन भी है, सीखना विकास भी है, इन्होंने कहा था। सीखना अनुकूलन भी है, सीखना नया कार्य करना है, अनुभवों का संगठन है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। बहुत चीज़ें इन्होंने योकम और सिम्पसन उनके द्वारा बताई गई थी। 24 प्रश्न है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन जो है किसका है? वेलेंटाइन का है, वुडवर्थ का है, रॉस का है, पियाजे का है। बहुत बार मैंने बताया आपको कि अगर आपके अंदर संवेग आ रहे हैं और वो एक्चुअल नहीं है तो वो क्या है? व्यर्थ हैं। मतलब वुडवर्थ से आप उसको चीज़ से जोड़ना था। वुडवर्थ में व्यर्थ वर्ड आ रहा है तो उसी से आप जोड़ सकते हैं। और बाकी ये इम्पोर्टेंट आपकी ये डेफिनेशन है। 25 प्रश्न है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक जो है वो क्या होता है? बताइए। पूर्व ज्ञान होता है, व्याख्यान होता है, श्यामपट्ट लेखन होता है या गृह कार्य होता है? तो आप क्या कहेंगे? पूर्व ज्ञान मुख्य संगठक जो है आपका होता है विद्यार्थियों को पाठ को पढ़ाने से पहले ये ज़रूरी है पता लगाना कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान कितना, उसे पहले से कितना आता है। बस ए वाला ऑप्शन सही होगा। 26 प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य विधि या वार्तालाप विधि। बताइए कौन सा सही होगा? आप क्या कहेंगे? विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो। डिस्कशन मतलब वार्तालाप विधि आपका सही होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इससे सभी विद्यार्थी अपने विचार रखेंगे और उनको पूरी स्वतंत्रता होती है विचार रखने की वार्तालाप विधि में। बस वही आपका सही हो जाएगा। 27 प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, दूसरा कह रहा है मंदबुद्धिता, तीसरा कह रहा है शैशव काल के समय दिमागी बुखार और चौथा कह रहा है शिक्षण की जो शिक्षण शैली है। तो कह रहा है किसके अतिरिक्त बाकी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो अधिगम अक्षमता पहले से भी उत्पन्न हो सकती है, मंदबुद्धिता से भी हो सकती है और शैशवा काल के समय अगर दिमागी बुखार आ जाए तो इससे भी हो सकती है। पर जो शिक्षण शैली है शिक्षक की, इससे आप कहेंगे नहीं होगी और इसको छोड़कर बाकी सभी से होगी। प्रश्न में यही पूछा गया था किसके अतिरिक्त? तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। 28 प्रश्न है बच्चों की जो गलतियां हैं वो बार-बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए या फिर अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। देखिए देखिए महत्वहीन तो नहीं है क्योंकि जब तक गलतियां करेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बच्चों को लापरवाह आप कहेंगे तो मतलब एकदम ही बेकार है। अब ए और बी में से बताइए कौन-सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे कि ये एक हिस्सा है अधिगम का, एक भाग है उनके विचारों में, एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चे सीखते समय गलतियाँ करते हैं, गलतियाँ क्या होती हैं? उन्हें सिखाती हैं। आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनकी जानकारी उससे शिक्षक को मिलती है। यानी जो शिक्षक है वो उपलब्ध कराते हैं बच्चों को, तो मतलब ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है 29, लास्ट 30 प्रश्न होगा, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 29 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक जो है वो कौन है? यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरक में तो निद्रा, क्रोध, प्रशंसा, खेलना। बताइए कौन-सा सही होगा? अभिप्रेरक 2 टाइप के होते हैं, एक जन्मजात, एक अर्जित। जन्मजात अभिप्रेरक भूख, प्यास, निद्रा इन सबको शामिल किया जाता है। अर्जित अभिप्रेरक प्रशंसा, निंदा, क्रोध, खेलना इन सबको सम्मिलित किया जाता है। तो निद्रा आपकी जन्मजात होती है, आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका कह रहा है कि दर्पण चित्र
परीक्षण किसके मापन के लिए उपयुक्त होता है? सृजनात्मकता के लिए, अधिगम अंतरण के लिए, अभिरुचि के लिए या अधिगम की गति के लिए? तो आप क्या कहेंगे कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण होता है अधिगम अंतरण के द्वारा। बस यही आपका सही हो जाएगा। इसी को प्रशिक्षण का स्थानांतरण भी कहते हैं। 3 टाइप भी होते थे, एक शून्य, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। सबके एग्जाम्पल मैंने इससे पहले आपको बताए भी हैं। तो हुए सभी प्रश्न हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है हिंदी से, क्योंकि इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे हिंदी के, इसके आगे के पोर्शन के। और हिंदी का जो प्रश्न हमने लिया है, वो लिया है यूपी टेट का जो हाल में परीक्षा हुई है, उसको देखते हुए, क्योंकि उसमें अलंकार बहुत पूछे गए थे। तो हमने भी यहाँ पर अलंकार लिया है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा या फिर श्लेष अलंकार होगा? इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।